मित्रों नमस्कार। जय महामाई, जय माँ कामाख्या। आप सभी का पुनः कामाख्या टुडे पे चैनल पे आपका स्वागत है। माँ भगवती आप सब पे कृपा करें। नमो कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगताम माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। साथियों, आज का विषय विवाह के बाद का और उसका निवारण क्या है। हमारे हिंदू संस्कारों में विवाह को जीवन का बहुत आवश्यक संस्कार माना गया है, बताया भी गया है। विवाह की योग्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे कारक हैं जो उसको विलंब कराते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु को विवाह को विलंब करने का कारक बताया गया है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अशुभ या क्रूर ग्रह के स्थित होने पर अथवा सप्तमें व उसके कारक ग्रह बृहस्पति और शुक्र के कमजोर होने पर, दोबारा कहता हूं, सप्तमें या उसके कारक ग्रह बृहस्पति और शुक्र के कमजोर होने पे विवाह में बाधा आती है। आम भाषा है, आम बोलचाल के शब्दों में कहें कि आपके जीवन में विवाह का योग पैदा करने वाले जो ग्रह हैं उसके मुकाबले में ग्रह वो हावी हैं जो आपके विवाह को रोकते हैं, जिसकी वजह से आपके विवाह में बाधा आती है। आजकल लगभग लोग वैवाहिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। किसी के विवाह के होने में दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। कुछ विवाह के बाद वैचारिक मतभेदों से पीड़ित हैं। सबसे पहले आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से योग हैं जो वैवाहिक जीवन को नरकीय बना देते हैं। विवाह वह समय होता है जब दो अपरिचित युगल दाम्पत्य सूत्र में बंधकर एक नए जीवन का आरंभ करते हैं। ज्योतिष में योग, दशा, गोचर, ग्रह स्थिति के आधार पर विवाह का समय निर्धारित किया जाता है, परंतु कभी कभी विवाह की योग, दशा और अनुकूल गोचरीय परिभ्रमण के द्वारा विवाह काल का निश्चय करने पर भी विवाह नहीं होता, क्योंकि जातक की कुंडली में विवाह में बाधा करने वाले, विलंब करने वाले बाधक कारक योग होते हैं। विवाह के लिए पंचम, सप्तम, द्वितीय और द्वादश भाव पे विचार किया जाता है। द्वितीय भाव सप्तम से अष्टम होने के कारण विवाह के आरंभ व अंत का ज्ञान कराता है कि ये विवाह सफल होगा या। साथ ही कुटुंब भाव का भी द्वादश भाव सही सुख के लिए विचारणीय होता है। स्त्रियों के संदर्भ में सौभाग्य ज्ञान अष्टम से देखा जाता है, अतः ये भी विचारणीय है। शुक्र को पुरुष के लिए और स्त्री के लिए गुरु को विवाह का कारक माना गया है। प्रश्न मार्ग में स्त्रियों के विवाह का कारक ग्रह शनि भी होता है। सप्तमेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मंगल यदि 8वें 12वें भाव में स्थित हो तो निश्चित रूप में ये दोनों काम करते हैं। 12वें भाव के मंगल तलाक अथवा पति या पत्नी के मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। मंगल की किसी भी रूप में सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक समस्याओं का कारण बनाता है। शनि यदि सप्तम भाव को देखते हो या सप्तम भाव में स्थित हो तो परेशान तो करेंगे साहब, परेशानी के कारण तो बनते हैं। सूर्य और राहु की लग्न या सप्तमेश में स्थिति वैवाहिक समस्याओं से भी दो चार करा देता है। सूर्य अथवा राहु अगर लग्न या सप्तम में स्थित हो तो वैवाहिक जीवन में वैवाहिक समस्याओं से दो चार
करा सकता है। इसमें जानने वाली बात यह है कि सिर्फ मंगल और शनि ही जीवन भर के लिए परेशानी का सबब नहीं है, परेशानी का कारक नहीं है, बल्कि सूर्य और राहु सिर्फ उसी समय परेशानी देते हैं जब वो गोचर या अंतर्दशा या महादशा से गुजर रहे हों। पति पत्नी दोनों की कुंडली में सप्तम भाव में अकेला शुक्र हो तो भी परेशानी देता है। हालांकि यदि शुक्र सप्तमेश हो तो कम परेशानी देगा। अगर सप्तमेश शुक्र है अर्थात मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव तुला और सप्तमेश हो, तो सप्तमेश अगर शुक्र है तो परेशानी देंगे पर कम देंगे। सप्तमेश यदि नीच राशि अस्त या दो स्थान पर बैठा हो तो कष्टकारी तो है ही है साहब, बहुत कष्ट देते। सप्तम भाव का संबंध किसी भी रूप में शनि से बनता हो तो समस्याओं की शुरुआत तो साफ हो गई। आजकल के अति विद्वान लोग व्यर्थ की वैज्ञानिकता के चक्कर में बिना कुंडली दिखाए संतान का विवाह कर देते हैं और उनको कष्टपूर्ण जीवन की ओर धकेल देते हैं। सभी ज्योतिष प्रेमियों हेतु मजेदार बात यह है कि व्यक्ति प्रेम विवाह का कदम तभी उठाएगा जब उपरोक्त ग्रह स्थिति हो। अब बाकी बात आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज हमारी प्रार्थना ये है, यदि उपरोक्त स्थिति में 90% मामलों में संबंधित ग्रह का रत्न पहनने से आपको बचना चाहिए। यदि आप किसी भी ऐसी वैवाहिक समस्या अर्थात विवाह न होना अर्थात विवाह के बाद कष्टों से पीड़ित होना तो जरूर किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करें। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हम संभवतः आपको इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सामर्थ्य रखते हैं। और हाँ, ये कहने भी हमें संकोच नहीं है कि खर्चा तो लगेगा और वो लगेगा आपका। आप अपने यहाँ करें तो या आप हमारे साथ करें। निश्चित रूप से आप वैवाहिक और या आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो इसका निदान संभव है, हम करके दिखा सकते हैं। सिर्फ हमसे वो लोग संपर्क ना करें जो प्रेम विवाह में रुचि रखते हो। आप ज्योतिष से लगाव बनाए रखिए। अगर आपकी ज्योतिष से समस्या का सटीक संकेत कर सकता है तो पूर्णतः उसका निदान भी है। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम्स को, आप अपनी समस्याओं को पूर्ण रूप से जान सकते हैं, कष्टों के बारे में पहले से परिचय कर सकते हैं तो उसका निदान भी निश्चित है। इस समस्या के निराकरण अच्छा होगा, आप किसी और ज्योतिष को भी दिखा सकते हैं और जन्म कुंडली दिखाकर विवाह में बाधक ग्रह या दोष उसकी जानकारी हासिल कर उसका निवारण करें। ज्योतिषी दृष्टि से जब भी विवाह योग बनते हैं तब विवाह टलने से विवाह में बहुत देरी हो जाती है। वह विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित होते हैं। मान लीजिए अभी आपकी कुंडली में विवाह का योग बना हुआ है, आप आज उस योग को अनदेखा करके एक नए समय के लिए उस योग को शिफ्ट करते हैं तो यकीन जानिए नया समय आपके हिसाब से नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं 7वें भाव का। जन्म कुंडली का 7वां भाव विवाह, पत्नी, ससुराल, प्रेम, भागीदारी और गुप्त व्यापार के लिए माना जाता है। 7वां भाव अगर पाप ग्रहों द्वारा देखा जाए तो उसमें अशुभ राशि का योग हो तो स्त्री का पति चरित्रहीन होता है। स्त्री जातक की कुंडली में 7वें भाव में पाप ग्रह विराजमान है और कोई शुभ ग्रह उसे नहीं देख रहा है, ऐसे स्त्री पति की मृत्यु का कारण भी बनती है। परंतु ऐसी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे शुभ ग्रह हो तो पहले स्त्री की मौत होती है। सूर्य और चंद्रमा की आपस में दृष्टि संबंध अगर शुभ होती है तो पति पत्नी आपस में सामंजस्य बना लेते हैं, अच्छी सामंजस्य बनाते हैं, अच्छे तौर पे जीवन को सुचारू तौर पे लेके जाते हैं। अगर चंद्रमा और सूर्य की डिग्री 150 डिग्री, 180 डिग्री या 72 डिग्री के आसपास की युक्ति होती है
तो कभी भी किसी भी समय तलाक या अलगाव की स्थिति भी बना सकते हैं। केतु और मंगल का संबंध किसी भी प्रकार से युक्ति बना ले तो वैवाहिक जीवन आदर्शहीन होगा। ऐसा जातक कभी भी बलात्कार का शिकार हो सकता है। स्त्री की कुंडली में सूर्य 7वें स्थान पर पाया जाना अच्छा नहीं है। ऐसा योग वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। केवल गुण मिला देने से या मांगलिक होने वाली बातों को बताने से इन बातों का फल सही नहीं मिलता। इसके लिए कुंडली के 7वें भाव का योग देखना भी जरूरी है। 7वां भाव जो पति पत्नी को लेकर 7वें भाव को लेकर पुरुष जातक के लिए योग अलग बनते हैं, स्त्री जातक के लिए योग अलग बनते हैं। विवाह करने के लिए सबसे पहले शुक्र पुरुष कुंडली के लिए और स्त्री कुंडली के लिए बृहस्पति का देखना जरूरी है। लेकिन इन सब के बाद चंद्रमा को देखना भी जरूरी है। मनस्य जायते, मन का कारक चंद्रमा के अनुसार चंद्रमा की स्थिति के बिना मन की स्थिति नहीं बन सकती। पुरुष कुंडली में शुक्र के अनुसार और पत्नी की कुंडली में मंगल के लिए अनुसार पति का स्वभाव सामने आ जाता है। अब जानिए कुछ और महत्वपूर्ण बहुउपयोगी विवाह से संबंधित बातें। विवाह में आशोच आदि की संभावना हो तो 10 दिन पहले नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध के बाद विवाह संपन्न आशोच होने पर भी वर वधू को करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध के बाद विवाह समाप्ति आशोच होने पर वर वधू को उनके माता पिता को आशोच नहीं होता। कुष्मांड सूक्त के अनुसार नांदी श्राद्ध के पहले भी विवाह के लिए सामग्री तैयार होने पर आशोच प्राप्ति हो तो प्रायश्चित करके विवाह कार्यक्रम कर लेना चाहिए। प्रायश्चित के लिए हवन गोदान और पंचगव्य प्राशन करें। विवाह के समय हवन के पूर्व अथवा मध्य में या अंत में कन्या यदि रजस्वला हो जाने पर कन्या को स्नान करा देना चाहिए और यजमान इस मंत्र से हवन करके अवश्य कर्म करना चाहिए। वर वधू के माता पिता को रजोदर्शन की संभावना हो तो नांदी श्राद्ध 10 दिनों के पूर्व कर लेना चाहिए। नांदी श्राद्ध के बाद रजोदर्शन का दोष नहीं लगता। नांदी श्राद्ध से पहले रजोदर्शन होने पर श्री शांति करके विवाह करना चाहिए। वर वधू की माता के रजस्वला अथवा संतान प्राप्ति होने पे श्री शांति करके ही विवाह करना चाहिए। विवाह में आशोच की संभावना हो तो आशोच के पूर्व अन्न का संकल्प कर देना चाहिए। फिर भी उस संकल्पित अन्न का दोनों पक्षों के मनुष्य भोजन कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं लगता। परिवेशन अस्क्रोत के मनुष्य को कराना चाहिए। विवाह में वर वधू को नंथी बंधन कन्यादान के पूर्व शास्त्र विहित है, कन्यादान के बाद नहीं। कन्यादाता को अपनी स्त्री के साथ नंथी बंधन कन्यादान के पूर्व करना चाहिए। 2 कन्या का विवाह एक समय हो सकता है परंतु एक साथ नहीं, लेकिन एक कन्या का वैवाहिक कृत समाप्त होने पर द्वार भेद और आचार्य भेद से भी हो सकता है। एक समय में 2 शुभ क्रम करना उत्तम नहीं है। उसमें भी कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, परंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष में सहोदर जुड़वा भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं माना जाता। वर्ष भेद और संकट में कर सकते हैं। समान गोत्र समान प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह निषेध है। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतिका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं लगता। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का दोष नहीं लगता। वैवाहिक कार्यक्रम में चतुर्थ द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है।
विवाह में छठ, अष्टमी, षष्ठम, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्तता आदि तिथि निषेध है। विवाह के दिन या पहले दिन अपने अपने घरों में कन्या के पिता और वर के पिता को स्त्री कन्या पुत्र सहित मंगल स्नान करना चाहिए और शुद्ध नवीन वस्त्र, तिलक, आभूषण आदि से विभूषित होकर गणेश मातृ का पूजन अर्थात नांदी श्राद्ध करना चाहिए। श्रेष्ठ दिन में 16 या 12 या 10 या 8 हाथ के परिमाण का मंडप चारों द्वार सहित बनाकर उसके एक हाथ की चौकोर हवन वेदी पूर्व नीचे की ओर करती हुई बनवाए। उसे हल्दी, गुलाल, गोधूम और चूने आदि से सुशोभित करें। हवन वेदी के चारों ओर काठ की 4 खूंटी निम्न प्रकार से रोपे। उन्हीं के बाहर सूत लपेटे। कन्या सिंह और तुला राशि संक्रांति में हो तो ईशान कोण में प्रथम, वृश्चिक, धनु और मकर ये राशियां संक्रांति में हो तो वायु कोण में, और प्रथम मीन, मेष और कुंभ ये राशियां संक्रांति में हो तो नेतृत्व कोण में, प्रथम वृष, मिथुन और कर्क राशियां हो तो संक्रांति हो तो ये राशियां संक्रांति में हो तो अग्नि कोण में। प्रथम एक काठ के पाटे में गणेश, मातृका, नवग्रह आदि संपादन करें। ईशान कोण में कलश को स्थापित करें। कन्या पिता अभिभावक स्नान करके शुद्ध नवीन वस्त्र पवन पहनकर उत्तराभिमुख होकर आसन पर बैठे तथा वर पूर्व विमुख बैठे। अब एक बात बताए साहब, शादियां तो तय हो गई फिर भी टूट जाती है, इसका कारण कौन है? यदि कुंडली में 7वें घर का स्वामी सप्तमास कुंडली में किसी भी नीच ग्रह के साथ अशुभ भाव में बैठा हो तो शादी का तय हो पाना मुश्किल होता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी अकेला 7वें घर में हो और शनि 5वें अथवा 10वें भाव में वक्री अथवा नीच राशि का हो तो शादी तय होकर टूटना संभव है। जन्म कुंडली या जन्म के समय श्रवण नक्षत्र हो और कुंडली में कहीं भी मंगल शनि का योग बनता हो तो शादी तय होकर टूट जाती है। यदि मूल नक्षत्र में जन्म हो और गुरु सिंह राशि में हो तो भी शादी तय होकर टूट जाती है, किंतु गुरु वर्गोत्तम नहीं होना चाहिए। यदि जन्म नक्षत्र में 7वें, 12वें, 17वें, 22वें या 27वें नक्षत्र में सूर्य हो तो भी विवाह तय होकर टूट जाता है। चलिए साहब, ये तो हो गया विवाह तय होकर टूटना। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शादी हो गई, गृहस्थी बन गई, अब तलाक की स्थिति क्यों हो जाती, क्यों तलाक होता है? यदि कुंडली मांगलिक होगी तो भी तलाक, यदि कुंडली मांगलिक होगी तो विवाह होकर तलाक होना तय है। किंतु ध्यान रहे, किसी भी हालत में सप्तमेश को वर्गोत्तम नहीं होना चाहिए। दूसरे भाव का स्वामी नीचस्थ लग्नेश के साथ मंगल अथवा शनि के साथ देखा जाता हो तो भी तलाक हो जाएगा, किंतु मंगल और शनि को लग्नेश अथवा द्वितीय नहीं होना चाहिए। यदि जन्म कुंडली का सप्तमेश कुंडली, सप्तमेश कुंडली का अष्टमेश अथवा जन्म कुंडली का अष्टमेश सप्तमास कुंडली का लग्नेश हो, यह दोनों कुंडली में लग्न एवं सप्तमेश अपने से 8वें घर के स्वामी से देखे जाए या दृष्टांत तो निश्चित तलाक होगा। यदि पत्नी का जन्म नक्षत्र ध्रुव संज्ञक हो एवं पति का चर संज्ञक हो तो तलाक हो जाता है, किंतु किसी का भी मृद्य संज्ञक नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। यदि अकेला राहु 7वें भाव में तथा अकेला शनि 5वें भाव में हो तो भी तलाक हो जाता है, किंतु ऐसी अवस्था में शनि को लग्नेश में नहीं होना चाहिए या लग्न में उच्च का गुरु भी नहीं होना चाहिए। अब साहब हमने चर्चा कर ली तलाक पे भी, विवाह के विलंब में भी। अब पति पत्नी के व्यक्तिगत चरित्र के बारे में भी चर्चा जरूरी है।
पति पत्नी के व्यक्तिगत चरित्र के बारे में, यदि कुंडली में 12वें शुक्र तथा तीसरे उच्च का चंद्रमा हो तो चरित्र भ्रष्ट होगा। यदि 7वें मंगल एवं शुक्र एवं शनि 5वें में हो तो चरित्र दोष लगता है। 9वें नीच अथवा लग्नेश 6ठे भाव में राहु युक्त हो तो निश्चित ही चरित्र दोष होगा। आद्रा, विशाखा, शतभिषा अथवा भरणी नक्षत्र का जन्म हो तथा मंगल एवं शुक्र दोनों ही कन्या राशि में हो तो अवश्य पतित चरित्र का होगा। कन्या लग्न में लग्नेश यदि लग्न में ही हो तो पंच महाभूत महापुरुष योग निर्माण होता है, किंतु यदि इस बुध के साथ शुक्र एवं शनि हो तो नपुंसकत्व भी बनाता है। यदि 7वें में राहु अथवा कर्क हो, कर्क का कुंभ हो, यदि 7वें राहु तथा कर्क अथवा कुंभ राशि का मंगल लग्न में हो तो लग्न में शनि मंगल एवं 7वें नीच का कोई भी ग्रह हो तो पति एवं पत्नी दोनों एक दूसरे को धोखा जरूर देंगे। मित्रों, अब हम बात करेंगे मधुर और वैवाहिक जीवन के लिए हम किन योगों का और ग्रहों का शुभ देखना चाहते हैं। सप्तमेश का 9वें से योग किसी भी केंद्र में हो तथा बुध गुरु अथवा शुक्र में से कोई भी उच्च राशिगत हो तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर होगा। आगे पीछे ग्रहों से घिरे केंद्र में गज केसरी योग हो अथवा 8वें घर में कोई भी ग्रह ना हो तो वैवाहिक जीवन बहुत मधुर होगा। भले ही कुंडली मांगलिक हो, सुनिएगा साहब, भले ही कुंडली मांगलिक हो, यदि पंच महापुरुष योग बताते हुए शुक्र अथवा गुरु किसी कोण में सूर्य हो तो दाम्पत्य जीवन उच्च स्तरीय होगा। भले ही कुंडली मांगलिक हो, यदि सप्तमेश उच्चस्थ होकर लग्नेश के साथ किसी भी केंद्र अथवा कोण में युक्ति करे तो दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होगा। भले गुरु नीच का 7वें भाव में हो तथा नीच का मंगल लग्न में हो, यदि 6ठे 8वें 12वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो तथा किसी भी ग्रह के द्वारा पंच महापुरुष योग का निर्माण बनता हो तो वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। सुखी विवाह का जो विज्ञान है, क्या वजह है कि कुछ दंपतियों का विवाह वर्षों बाद में भी जीवन एक जैसा ही रहता है। ऐसा लगता है कि इनके 25 साल हो गए शादी का और कल ही तो हुआ था, इनके 35 साल हो गए शादी का, आज भी वैसा ही है जैसे पहले साल में हो। तो इसका रीजन क्या है? कुछ दंपतियों का विवाह वैवाहिक जीवन के वर्षों बाद में भी पहले जैसा ही बना रहता है। कुछ दंपति विवाह के कुछ समय बाद ही अलग हो जाते हैं, परंतु कुछ दंपतियों के लिए जो विवाह है जन्मों का बंधन है। विवाह नाम का जो एक प्रथा है विश्वास और वचनबद्धता पर आधारित है। ध्यान रखिएगा साहब, विश्वास और वचनबद्धता पर आधारित है। विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षण होना हमारे जीन में है, परंतु अपनी भावनाओं पे काबू करना जेनेटिक्स तथा अन्य कारणों पर भी या उन कारकों पर भी निर्भर करता है। यही सफल विवाह का विज्ञान भी है। कुछ पुरुष कुछ महिलाएं अपने साथी को धोखा दे सकती हैं, परंतु कुछ दंपति विपरीत लिंग के शारीरिक आकर्षण को सीमित रख पाने में सफल रहते हैं। ऐसा किस लिए होता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए कई शोधकर्ता अपने अपने तरीके से शोध कर रहे हैं। इस सवाल पर या इस सवाल का जवाब जेनेटिक और बायोलॉजी के मनोविज्ञान तक जुड़ा हुआ है। इस पर गहन अध्ययन की आवश्यकताएं हैं।
इस पर हम अगले एपिसोड में ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभम शुभ। जय महामाई, जय माँ का वाक्य। भगवती सब पे कृपा करे, सभी जीवों की रक्षा करे। और अंत में आप सबसे पुनः निवेदन करता हूँ कि इस महामारी में अपने आप को बचा के रखें। इस महामारी में प्रकृति हमारी संपूर्ण मानव से परीक्षा और धैर्य की परीक्षा लेती है। इस महायज्ञ में, इस महायुद्ध में हमारा संयम ही हमको बचाएगा। हमारे अनुशासन में रहने की आदत, हमारा संकल्प और अपने परिवार के प्रति स्नेह रखने वाले सभी से मेरी गुजारिश है, 3 बातें। बहुत जरूरी हो तो घर से निकले, मास्क जरूर लगाएं, एक दूसरे से दूरी निश्चित बना के रखें और यथासंभव जब आप घर आए हाथ मुंह धो, कपड़ों को बदलें, स्नान कर सकते हो करें, बार बार हाथ धोइए। सभी नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें। आप बहुत बहुमूल्य है। आप सभी का जीवन, सभी प्राणियों का जीवन बहुत बहुमूल्य है। हमारी छोटी सी लापरवाही, हमारी छोटी सी एक भूल बहुमूल्य कि हम बलिदान नहीं कर सकते, जीवन का बलिदान नहीं कर सकते। पुनः मिलते हैं। जय माई।